नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हिंदी सिनेमा में आजकल इश्क का भी मौसम चल रहा है, अच्छे संगीत का भी मौसम चल रहा है। और अगर आप अच्छे संगीत और इश्क की बात करेंगे तो आपको एक प्रोडक्शन हाउस ज़रूर याद आएगा, वो है महेश भट्ट साहब का प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्में दी हैं और मेरे ख्याल में लीग से हटकर फिल्में दी हैं। और अब एक बार वो फिर से आ रहे हैं एक फिल्म लेके, और इस फिल्म को लिखा तो भट्ट साहब ने हमारे साथ भी बैठे हैं, और उनके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शुरिता दास ने, और म्यूज़िक दिया है अनु मलिक साहब ने, जो कि बहुत सारी ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक के मैं कहूँगा रचयिता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी सर। सबसे पहले तो सर सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि रोमांस का मौसम चल रहा है इस साल, तो ख़ास तौर से हिंदी सिनेमा में अच्छे संगीत का भी मौसम चल रहा है, तो इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, मौसम शायद हमारे बच्चे ने शुरू किया था, मोहित सूरी ने सैयारा से वो एक ईडियम जो उसने हमारे साथ में सीखा, और उसको उसमें एक क्वांटम लीप लेकर ऐसे आंकड़े बॉक्स ऑफिस पे क्रिएट किए जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो हाँ, उसने एक ऐसी बात सिद्ध कर दी है कि नए लोगों के साथ में कंटेंट और डायरेक्टर के कन्विक्शन के आधार पर आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर स्टार्स पहुँचते हैं। और मगर उसको इस बात का एहसास हमेशा था कि साहब, कहानी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और म्यूज़िक जो है आपका मेजर वो एक औजार होता है जिससे आप लोगों के जहन में अपनी पहचान क्रिएट करते हैं। तो मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे राइट में बैठी हुई है शुरिता, जिसने अपना सफ़र बंगाल से शुरू किया था, दुर्गा पूजा के टाइम पे ही शुरू किया था, एक पंडाल में मुझे मिली थी और उसने कहा था कि मैं लेफ़्ट हैंड से बाल काटती हूँ, राइट हैंड से लिखती हूँ, मगर मेरी प्यास है कि मैं फिल्मों से किसी तरह जुड़ जाऊँ, तो क्या आपके साथ एक अवसर मिलेगा? तो मैंने उनको एक ऐसे ही एक हमारी अधूरी कहानी फिल्म थी जो बिल्कुल थी, उसमें एक की सीन दिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था, जो क्लाइमैक्स में आता है, और क्योंकि वो इस दौर से गुजर रही थी तो मैंने कहा कि जग बीती मत बोलो, आप बीती पर आधारित कोई सीन लिख सकती हो तुम, तो लिख के मुझे भेजना, उस पर तुम्हारी गहराई को मैं परखूँगा। तो उसने एक अंग्रेज़ी में सीन मुझे लिख के दिया और मुझे इतना पसंद आया, और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मगर उसके साथ में ये बंदा जो बैठा है राइट में बिल्कुल इनके अनु मलिक, जिसने भी अपनी शुरुआत एक नया, उनका जो पूर्व जन्म सालों पहले फिर तेरी कहानी याद आई से हुआ था, तो वो हमारे जो है ओपनिंग बैट्समैन हैं, जो ग्लैडिएटर हैं, उनको जब विक्रम ने कहा कि साहब लव स्टोरी तो हम बना लेंगे मगर मैंने कहा कि म्यूज़िक कहाँ से हम देंगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेडिशन है कि यहाँ से एक गाना ले लिया, दो गाने वहाँ से ले लिए, तो एक सोल नहीं होती है, एक गंगोत्री होनी चाहिए जहाँ से वो कहानी को कोई मेटाबलाइज करके जो है उसको एक्सप्रेस करता है। तो उसने बिल्कुल सहजता से कहा कि अनु मलिक, और फिर अनु मलिक को फ़ोन गया, बाकी अनु मलिक सुनाएंगे आपको कि क्या हुआ। मैं अनु मलिक पे आऊँगा, पहले शुरिता पे मैं आ जाता हूँ। शुरिता, भट्ट साहब ने कहा कि एक हाथ से बाल काटती हूँ, तो ये बाल से फिल्मों का सिनेमा हॉल, हाँ, बाल से सिनेमा हॉल का जो सफ़र था, ये कहीं रुक गया था क्या बीच में, और रुका, और फिर जैसे भट्ट साहब ने बताया कि आप उनको मिली और फिर वहाँ पे आपने इनको कहा और एक रास्ता मिल गया, तो ये बाल और सिनेमा हॉल के बीच में कहाँ पे एक दीवार थी? मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे फादर हमेशा से मुझे और मेरी बहन को, जो एनडीटीवी में थी, हम लोगों को हमेशा अपनी पहचान, अपनी जगह बनाने के लिए उत्प्रेरित करते थे। मैं शादीशुदा थी और मेरे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे फैमिली के तरफ, लेकिन एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरी राइटिंग की जो पैशन है वो मुझसे नहीं छूटी। मेरे पास कोई स्किल या फिर कोई ट्रेनिंग की जगह नहीं थी, तो मैं वैसे मेरा सैलून चलाती थी, और कोई भी टाइम मुझे मिले मैं अपने राइटिंग से जुड़े रहने की कोशिश करती थी। शायद उसके वजह से, उस प्रैक्टिस के वजह से जब मैं भट्ट साहब से मिली, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकी कि सर मुझे किसी तरह आपसे जुड़ना है, मेरी राइटिंग कुछ भी आप पढ़ लो, कुछ सुनो, गिव मी अ चांस।
उसके बाद जो मैंने जर्नी ट्रैवल किया यहाँ तक, ये पिछले 10 साल, ऑलमोस्ट इस अक्टूबर को 11 साल होंगे, मैंने सिर्फ और सिर्फ सीखा है भट्ट साहब से। विक्रम से भी मैं उसी वक्त मिली थी और बार बार मैंने यही सुना है कि बहुत कम बजट में बहुत अच्छी म्यूज़िक एंड इनकम्पेरेबल स्टोरी, जिसको बोलते हैं ब्लड इन द शार्क पूल, उस किस्म की स्टोरी एंड नए टैलेंट, इस कॉम्बिनेशन को लगा के अगर आप फिल्म बनाओ तो आपको ना ही उस फिल्म के लिए पहचाने जाओगे आपको अगली बार फिर अगली बार फिल्म बनाने की मौका मिलेगी। यू विल बी एबल टू मेक अनदर फिल्म। राइट। तो स्क्रीन राइटिंग करते करते मुझे ये फीलिंग आ गई थी कि स्क्रीन राइटिंग का असली एसेंस है टेकिंग इट टू द सेट, मेकिंग एक्टर्स इनएक्टेड, उसको सिनेमा में पूरे तरीके से उस मोल्ड में डालना। तो बहुत डरते हुए ही मैंने एक दिन बोल दिया सर को कि सर मुझे डायरेक्शन करना है, और सर की वो आवाज़ आई, अच्छा अब तुम्हें ये भी करना है? मैंने कहा हाँ सर अब ये करना है। तो जैसे ही बात निकली और जैसे सर ने कहा विक्रम के प्रोडक्शन में हमको एक अलग स्ट्रीम लाना था, तो भट्ट साहब के कहानियाँ जैसे कि टोटली लव स्टोरीज़, इमोशनली जुड़ी कहानियाँ होती है, उस पे हमने काम करना शुरू किया। राइटिंग रूम तभी से बनी थी जब से मैंने काम करना शुरू किया था सर के साथ। श्वेता बोत्रा इंदौर से आई हुई है, वो पहले विक्रम के साथ काम करती थी, वो जुड़ गई हमारे साथ, और श्वेता ने एज अ लिरिसिस्ट भी इस राइटिंग रूम में अपना जन्म किया है। और फिर आई बारी एक एक करके कैरेक्टर्स को, उनका एक्टर्स को रूप देना। भट्ट साहब ने बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया, उन्होंने कहा जैसे तुमको ठीक लगे, आप तुम्हारी इंस्टिंक्ट के हिसाब से तुम करो। हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं, अरहान और हिरण्या जी। हिरण्या को मैं तपस्वी बोलती हूँ, बहुत कम उम्र से, दिल्ली से है, बहुत कम उम्र से बॉम्बे में जगह जगह पे ट्रेनिंग करना, कहीं पे खोज, सिर्फ एक अच्छे किरदार के खोज में वो लगी रहती है। ऐसे ही वो पहले से जानती थी आप उनको? नहीं, मैं बस कंटिन्यूअसली मैं मिलती रही हूँ, क्योंकि भट्ट साहब के पास बहुत एक्टर्स आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं इनसे जुड़े रहना। भट्ट साहब के ऑफिस को मंदिर कहा जाता है, मतलब जो सारे नया टैलेंट पहले आता था उनको ये लगता था कि यार कहीं और मिला ना मिले, भट्ट साहब के यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। और वो हमेशा बोलते थे इनके टच में रहो, कुछ हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ मेरी खुद की एजेंसी है। जी। तो हिरण्या को मैंने उस तरह ढूंढ निकाला। अरहान आया था मुझसे मिलने, एक्टिंग के लिए ही आया था, लेकिन वो सीहोर मध्य प्रदेश के बहुत इंटीरियर के विलेज से बिलोंग करता है और बॉम्बे में मार्केटिंग का काम करता था। तो वो जब काम करता था उसको लोग बोलते थे कि यहाँ हर कोई आके बोलता है एक्टर बनना चाहते, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? आपको पता नहीं होगा, लोग जो है वो यहाँ बॉम्बे आके काम इसलिए करते हैं कि साइड में काम करते रहेंगे, कोशिश करें जैसे हॉलीवुड में। हाँ, सही। तो अरहान की मैंने जब सिलेक्शन की, मैंने सर को कहा कि सर आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू एक्टिंग टैलेंट, लेकिन जो मेरा किरदार है रोहन का फिल्म में, जो कि बहुत ही अपने वैल्यूज से जुड़ा हुआ एक इंसान है, वो आपको ये लड़का कर देगा। कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा अंदर उतर जाता है। उसके संस्कार हैं, उसके संस्कार ही बोलेंगे। एक और बहुत प्रोमिनेंट टैलेंट है शम्मी दुहन, उसने सो कॉल्ड नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हिंदी सिनेमा में, वैसा एक रोल निभाया है, लेकिन हिज मैडनेस फॉर एक्टिंग, हिज पैशन इज व्हाट ही हैज ब्रॉट ऑन द स्क्रीन। चलिए, मैडनेस की आप बात कर रही हैं, तो मैडनेस में एक शख्स की बहुत मैडनेस है म्यूजिक में। स्पाइन, द स्पाइन ऑफ माय फिल्म इज माय मलिक दास म्यूजिक। लेकिन मतलब मुझे जो सबसे बड़ी हैरानी होती है ना, देखने के बाद, चाहे मन्नू जी हों या प्यारे लाल जी हों, आज भी जो म्यूजिक के प्रति उनका पैशन है, वो अगर कीबोर्ड पे बैठते हैं ना तो वो एकदम बच्चे की तरह खिल जाते हैं। ऐसी अनु जी का है। तो अनु जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल जहन में ये आता है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जब एक दौर कोई सिंगर का, किसी राइटर का, किसी डायरेक्टर का, तो उनका ये कहना शुरू हो जाता है यार इनका दौर गया। दौर मतलब अब ये म्यूज़िक पुराना हो गया, नया म्यूज़िक है, नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए म्यूज़िक डायरेक्टर को लाओ। आपको जब विक्रम ने और भट्ट साहब ने अप्रोच किया, तो पहले तो जाहिर सी बात है आपको लगा कि नहीं, अभी भी मेरे को लोग बुला रहे हैं। दूसरा, क्या आपने फेस किया है ये कि लोग कहते हैं कि नहीं यार इनका म्यूज़िक पुराना हो गया, या क्योंकि म्यूजिशियन तो म्यूजिशियन है, उसको तो म्यूज़िक आती है, सारे गामा सब पता है उसको, वो कुछ भी बना सकता है। इसका फेस आपको ये फेस करना पड़ा? देखिए, मैंने 47 ईयर्स काम किया है। 47, लेट्स कट द स्टोरी शॉर्ट। 350 फिल्म कहते हो, 300, 350, 350, कोई बोलता है, आई डोंट नो द रिकॉर्ड, बट अबव 300 एंड समथिंग। 47 ईयर्स, 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 47
मेरी जिंदगी में वो जो आपने कभी वो गेम देखी बचपन में हम लोग खेलते थे सांप और सीढ़ी, याद है आपको? कभी कभी अभी भी खेल यहाँ से हम हाँ खेलते सांप और सीढ़ी, हम पहुंच रहे हैं ऊपर पहुंच रहे हैं, ठड़ करके जब लगता है कि मंजर आगे फट करके सांप ने काटा, डंक मारा। तो मेरी ज़िंदगी में यही हुआ है, उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक संत बरकरार है जिसका नाम है महेश भट्ट। आपको याद होगा फिर तेरी कहानी याद आई? बिल्कुल। आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त भी एक ऐसा माहौल था कि नए नए संगीतकार आ गए थे, बड़ा हंगामा हो रहा था, और मेरे पास ना सिंगर्स थे ना लिरिक राइटर थे। इन्होंने मुझे खड़ा किया था और कहा था जा फिर काम शुरू कर। इतने सालों बाद वो एक ऐसा मोड़ आया जब धाड़ 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 धाड़, जो आपने कहा कि पुराना हो गया, ये हो गया, दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए, बाहर मेरे जो प्रोड्यूसर के जूते चप्पल थे वो भी चले गए और जो मेरे जूते थे वो भी लेके चले गए। मतलब ऐसे हाल के अंदर जिन की हमने मेहनत की, जिनके साथ जिनको हमने बना तो ऊपर वाला है, जिनका बड़ा हम एक्सपेक्ट करते माध्यम बनते हम हम तो ऊपर वाला बनाते, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते थे जब हमारे पास आपत्ति आती जरूर है, महेश जी ने बोला है यहाँ कोई इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस। नहीं, failure is a constant. ओनली वर्शिप सक्सेस, दे डोंट वर्शिप फेलियर। अब इसके अंदर ऐसी हालत में मुझे लगा कि यार कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। सो मैंने एक फिल्म की थी दम लगा के आयशा आदित्य चोपड़ा साहब की, सुपर हिट हुई वो, और गाना बहुत चला मोहब्बत के धागे। इंस्पायर्ड ऑफ दैट 6-7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, काम ही नहीं मिल रहा है, और मैंने भी काम मांगना बंद कर दिया। महेश भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आता है, एंड इट इज़ लाइक इंग्लिश में कहते हैं मैना फ्रॉम हेवन। फॉर हिम इट्स अ नॉर्मल कॉल, जी क्या कर रहे हो अन्नू? भट्ट साहब का फ़ोन आना, ऐसे फ़ोन करते नहीं, ऐसे ये नहीं कि हर दिन हम लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, क्या हाल है भैया, तो चल रहा है। ही इज नॉट दैट टाइप, ही लव्स हिज वर्क। ठड़ कर फ़ोन आया, मैं यहाँ पहुँचा बाजा लेके, और वो मुझे देखते रह गए, यार तो सब कुछ तैयार करके सामान वामान लेके आया। मेरे सर धुनें आपने पहले से बना रखी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक ट्यून नहीं बनी हुई। अच्छा। इंट्रोड्यूस किया उन्होंने श्रुतिता से, ये लड़की है जो पिक्चर बना रही है, और एक लड़की है श्वेता बोत्रा जो गाने लिखेगी, और जी हुक्म करिए, ये जगह मेरा मंदिर है, यहीं गाने बने सब। मुझे ऐसा लगा कि ये मौका है, भट्ट साहब हैं। मैं बोला सर हीरो कौन है इस पिक्चर का? बोले इसका हीरो नया लड़का है, नहीं नया लड़का है, नई लड़की है, लेकिन इसका हीरो आप ही होंगे, आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। और धाड़ धाड़ रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ दी। फिर उन्होंने कहा कि बाहर बहुत शोर है। मैं किस किस्म का शोर सर? EDM का शोर है, ट्रांस का शोर है, ये लफ्ज़ शब्द उनके हैं। रीमिक्सेस चल रहे हैं, आप पुराने गाने आपके लेकर और लोग धड़ाधड़ बना रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उस शोर को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने पिताजी सरदार मलिक साहब को बगल में बिठा दो, मरहूम, और मुझे कुछ गाने चाहिए जो तुम्हें पसंद आते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत कम लोग देते हैं। मैंने बार बार कहा है कि लेने वाले से, जो देने वाले से बेहतर होता है लेने वाला। आप कोई भी तर्ज सुनाओ, लेकिन लेने वाला चाहिए। यहाँ लकीली शुरिता में उतना ही सेंस था जो महेश जी के पास था, ये बहुत सीखी हुई है। तो मैंने बोला सर मैं कुछ बनाता हूँ, दूसरे कमरे में बैठ गया और मैंने गाना शुरू किया। एक ट्यून सुनाई, और बहुत मासूम ट्यून है वो, जिसने आज इतना झंडे गाड़े में इनके सामने सुनाई, और वहाँ श्वेता खड़ी हो गई मेरे सामने शब्द लेके, और मैं देख रहा हूँ तू है वो जो रात जगाए, ऐसे गा रहा हूँ, तुझ पर सारे ख्वाब लुटाए, तू जैसे माटी की खुशबू धीमे धीमे बढ़ती ही जाए, जो तुझसे भी कहीं ना तुझे वो बात बतानी है। यहाँ ड्रॉप किया, कोई आता जाता किस्सा नहीं, और यह फिल्म का नाम आता है तू मेरी पूरी कहानी है। एंड जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ मैं बड़ा डरा हुआ था, बिकॉज इंस्पायर्ड ऑफ डूइंग सो मेनी फिल्म्स, क्या होता है कभी कभी आदमी का एक कॉन्फिडेंस हिल जाता है और उस वक्त एक आदमी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दे। ये बैठे थे महेश भट्ट साहब, श्रुतिता आई हुई थी, श्वेता आए थे, तीनों लोग थे मेरे म्यूजिक रूम में, और गाना शुरू हुआ। गाना जब शुरू हुआ तो मैं भट्ट साहब को देख रहा था, मैं बोला ये इम्तिहान की घड़ी है, और मैं उस दिन बहुत प्रार्थना करके आया था कि ये गाना
पसंद आ जाए तो मेरी गाड़ी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस आदमी ने गुर्बत देखी हो, गरीबी देखी हो, तकलीफ देखी हो, मैं अपने आप को अभी भी स्ट्रगलर मानता हूँ। मैं नहीं समझता कि आई हैव अराइव्ड। स्ट्रगल तो सर इस इंडस्ट्री में हमेशा आई एम स्टिल अराइविंग। जी जी। पहले इतना था कि मैं 231 में जाता था, 231, 284, 384, 83, 84 लिमिटेड था। फिर पैसा है तो रिक्शा में आया, फिर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर स्ट्रगल उसमें भी थी, इस गाड़ी में भी है। वो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल होती है सर। नहीं, बट मोर देन दैट द फीलिंग, विल भट्ट साहब लाइक दिस सॉन्ग, विल शुरिता दास, जिनकी इतनी बड़ी पिक्चर लाई, जी। भट्ट साहब वहाँ बैठे हुए थे एंड सडनली गाना खत्म हुआ और फूट फूट कर रोने लग गए। और जो भट्ट साहब रोए और जो मुझे बुला के उन्होंने गले लगाया, बोला अन्नू मुझे यही सुनना है हर गाने में, मुझे अन्नू मलिक मिल गया है। जो बाहर का अन्नू मलिक है, जो शोर है वो नहीं, जो अन्नू मलिक मैं चाहता हूँ। ऐसा भट्ट साहब ये दुनिया चेंज हो चुकी है। बोला नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोग मेलोडी पसंद करते हैं। Right. एंड टुडे डेटा कह रहा है, एल्गोरिथम्स कह रहे हैं कि द सॉन्ग ऑर्गेनिकली चारों तरफ आग लगा के बैठा हुआ है। आई थिंक मेरे जो सिंगर्स भी हैं ना, प्रशांत जी, पापोन इज माई सोल ब्रदर, उसके साथ विशाल मिश्रा, उसके साथ चैतन्य, राघव चैतन्य, या फिर एक नई नग मिली है जिसका नाम है आनंदी जोशी, कमाल की गाती है, महाराष्ट्र की लड़की है, कमाल की गाती है। उस लड़की ने जो सपोर्ट किया मेरे को, मेरे म्यूजिक को, एंड मेरी बेटी अनमोल, तो ये सब मिलके आया है विद श्वेता बोत्रा's लिरिक्स। महेश भट्ट जो बार बार मुझे, भट्ट साहब मुझे बार बार बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, और जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसको भी मुस्कुराकर नकार देते थे, मुस्कुराकर। ये नहीं कि ये बोलते थे तुम क्या काम कर रहे हो, कभी मैंने ऐसा शब्द नहीं सुना। आई थिंक श्वेता विल अंडरस्टैंड। एंड इनफैक्ट सर, आपके गाने क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, दे आर स्टिच टू आवर स्टोरी। हम एक लव स्टोरी तो बोल रहे हैं, लेकिन एक लव स्टोरी के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी हम एक स्तर पे वहीं पे रुके हैं, हम रोज़ी कमाएं कि घर चलाएं। क्या बात। तो लव स्टोरी के ज़रिए हमारी ये जो प्रोटोगोनिस्ट है अनिका, वो निकल पड़ी है। कहीं ना कहीं आपकी अपनी ज़िंदगी से। हाँ, मैं ये फिल्म नहीं ओन कर सकती थी या नहीं बोल सकती है मेरी पिक्चर है, अगर मैं इस जगह पे नहीं आती जहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ा बिटवीन माई होम एंड माई एम्बिशन। तो इट इज़ वेरी पर्सनल फॉर मी दैट वे, और मैं इसी पर्सनल सिनेमा का भट्ट साहब से मैंने सीख ली है और यही करना चाहूँगी। तो आर म्यूज़िक इज़ वेरी पर्सनल टू द फिल्म। ये हमने जो रखा है, शी वॉन्टेड फेम, शी नीडेड लव। द ट्रूथ इज़, ज़रूरत हमको दोनों की है, लेकिन क्या हम वो तालमेल, क्या वो बैलेंस कर पाएंगे? कैन वन कॉम्प्लीमेंट द अदर और इज़ वन अपोजिंग द अदर? बड़ी इंटरेस्टिंग। आप स्क्रिप्ट, आप पिक्चर देखोगे जी, तो आपको छू जाती है फिल्म। द वे शी इज डायरेक्टेड द फिल्म, Right. आई मीन आई कांट कॉल हर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। इतनी इंटेंसिटी है डायलॉग। 10 साल की ट्रेनिंग है सर। जी, जी, सर, यही 10 है, साल की ट्रेनिंग यही बात है। बट सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल हैं यूँ तो पूछने के लिए, बट म्यूज़िक की बात चली तो मैं म्यूज़िक पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। एक पूरा दौर आपने देखा और आपने कहा कि एक गाना यहाँ से उठाया, एक गाना वहाँ से उठाया, लेकिन आपने वापस की पूरा जो एल्बम है वो एक शख्स करेगा। आपने, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने भी शायद किसी फिल्म में ऐसा कभी किया है नहीं कि एक गाना यहाँ से उठाया, एक गाना यहाँ से उठाया। क्या आपको नुकसान लगता है उसमें? नुकसान ये है कि देखिए, जो हाइब्रिड फिल्में होती हैं ना, उसमें चल जाता है वो। मगर जब आप एक समझाएंगे दर्शक को हाइब्रिड? हाइब्रिड मतलब जो कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ ढांचा, कुछ तोड़ मरोड़ के लगा तोड़ मरोड़ के बना ही दिया, करेक्ट। सीरीज ऑफ सीन, एक उसमें कुछ एक क्राफ्ट का एक कमाल दिखा दिया। मगर जब ये ऐसी ज़िंदगी से कहीं पर एक दास्तान उगती है और उसमें एक जिया हुआ सच होता है, और वो ये बेसिक प्रश्न होता है कि यार, क्योंकि ये मेरी बच्ची पूजा के साथ में हुआ था जब वो डैडी है उसने पिक्चर की थी 1989 में। उसके बाद में आशिकी जो फिल्म थी, जो गुलशन कुमार जी के लिए मैंने बनाई थी, उसमें मैंने उसको अप्रोच किया था कि वो फिल्म कर ले, पूजा। हाँ, पूजा। तो उसने ना कर दिया, और उसने इसलिए ना किया क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को डर लगा कि यार ये तो हीरोइन बन जाएगी। तो 18-19 साल की बच्ची है, और जब वो इश्क का जो फितूर होता है तो उसने बॉयफ्रेंड की मान यस मान के ना कर दी पिक्चर। मगर फिर वो जब ऊटी में आई थी आउटडोर की शूटिंग में, जो हमारी जल्दी थी, जब गाना उसने पिक्चराइज होते हुए देखा तो उसको बहुत ईर्ष्या कहीं पर हुई और लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया।
और फिर फौरन उसने दिल है का मानता नहीं के लिए हाँ बोल दिया, करेक्ट। तो ये उसने श्वेता को याद दिलाया कि ये जो क्यों तुमने कहानी जो बनाई है इसमें जो ये मेरा जिया हुआ सच जो है, पूजा भट्ट जो इतनी स्ट्रांग माइंडेड, इतनी स्ट्रांग विल्ड महिला है, अगर वो इस दौर से गुजरती है तो ये हमारे महिलाओं के साथ में और आज के दौर में औरतें जो हैं दे आर फियर्सली एम्बिशियस, एंड ये मर्द जो है अपने एम्बिशन के लिए दिन रात बाहर लगा रहा है तो बुरा नहीं माना जाता, मगर औरत अगर अपने घर के वो जो डिफाइंड रोल से ज़रा सा भी हटे तो वो उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं हम। तो ये चल रहा है, ये चर्निंग इज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा ये कहानी इसके दिल से निकली है तो इसमें तो ऑर्गेनिक बात होनी चाहिए, जैसे अर्थ में था या ये जो हमारी जो फिल्में जो थी जो हमने दिल से बनाई थी। बस साहब इतनी सारी फिल्में आपने रोमांस दिखाया है, रोमांस कभी नेगेटिव उसका कलर, कभी पॉजिटिव, कभी ग्रे शेड, आपने संगीत के थ्रू, आपने फिल्मों के थ्रू, अलग अलग आज की जो लोगों की नब्ज़ है किस तरह से ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आपने अनेकों तरह के रिलेशनशिप देखे होंगे, आपने अनेकों तरह की धुनें बनाई होंगी और उस तरह के म्यूज़िक जो लव को डिफ़ाइन करें या उस इमोशन को बताएं वो आपने बनाए होंगे। किस तरह से कनेक्ट आप रखते हैं आज की दुनिया से? आई नो आपकी बेटियां हैं, यंग हैं, फिर भी हमारा देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये श्वेता का जिया हुआ सच नहीं होता, ये जो सफ़र जो है इसका, जो ये प्यास लेकर वहाँ से आई, इसकी जद्दोजहद, इसकी एक ज़िद कि मुझे अपना एक स्पेस क्रिएट करना है, वो नब्ज़ जो है इसके पास है। हम तो मान लेते हैं कि हम तो एक फोर्ट्रेस में बंद हैं जहाँ पर हम देखिए हमारे अनुभव के पिंजरे में बंद जाते हैं, कितने भी आपकी विराट सोच हो तो ब्लिंकर्स लगी जाते हैं। इसलिए नया काम तो कोई नया ही लाएगा ना, राइट। तो अगर इस कमरे में श्वेता नहीं होती तो हम एक गलत मोड़ ले रहे थे। आपके साथ कौन ऐसा, मतलब श्वेता तो है ही, बट आपकी फैमिली में बच्चे या कि जो आपको कनेक्ट रखते हैं आज की दुनिया? नहीं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूँ। 2 daughters, very young, Anmolata. My wife, who's my biggest power. She is my biggest power. She is my strength. लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं सीखा हूँ जो मैं अभी सबसे शेयर करता हूँ कि अगर आपका दिल नहीं धड़केगा तो दूसरे का दिल नहीं धड़केगा। आप आराम से सुनना, इस बात को बात याद करना, दिल वही है, सबका दिल वही है। मुझे चुना गया है, गाना तो आपके अंदर है, गाना आपके अंदर है, लेकिन आप गा नहीं पा रहे। तो जो मैं गा रहा हूँ, तू है वो जो रात जगाए, आपकी कितनी मेमोरीज आ गई आपके सामने और आपका दिल धड़का। अगर मेरा ही दिल नहीं धड़कता तो आपका दिल क्या धड़कता? तो मुझे जितने भी मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, फेस किए हैं, फास्ट, हिप हॉप, मस्ती, बट आई हैव ऑलवेज केप्ट इन टच विद। ये मैं बताना चाहता हूँ, आई बीन अ आर्डेंट डिवोटी ऑफ शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी एंड आर.डी. बर्मन। आई हैव लव्ड माय फादर। तो डैडी से मैंने सीखा था मिठास, लेकिन ट्रेंडिंग टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स में दुनिया जब चेंज होती है, मैंने स्पीकिंग टू भट्ट साहब एंड श्वेता कि वही माहौल है, म्यूजिक वही है, लेकिन इसको आप किस पैकेज में दे रहे हो? आज की जनरेशन वांट्स इट इन अ साउंड व्हिच दे अंडरस्टैंड, साउंड अरेंजमेंट, बट उसके अंदर भी इन्होंने कहा था वो बाहर का जो शोर है अगर इन गानों में आ गया, फॉर एग्जाम्पल तू है ता पा पा रा ता पा पर, ये सब मत करना, मत करना। मैं बस स्लो गाना लग रहा है, स्लो लग रहा है आपको, लेकिन सुकून चाहिए दुनिया वालों को। इतने जख्म है, उसका मरहम बन गया। I will never forget these. मरहम का मतलब होता है कि heal the wounds the people who are troubled and pained, and that music can do. And if you are confident, तेरे गानों में, अब देखिए गाने कौन सा है, भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए, भुलाने की तुमको कोशिश जो की, तुम याद आए, बहुत याद आए, गुजरे दिनों को फिर जीने की ख्वाहिश, न तुम रोक पाए न हम रोक पाए,
ये गाना सीधा आपके दिल में उतरता है। एंड इनफैक्ट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, सर के गाने के पेसिंग, सर के गाने के रिदम इतने अच्छे से स्टिच किया गया है कि जब मैं पहली बार मेरी पूरी पिक्चर देख ली, सर ने कहा तुम अकेले देखो, फर्स्ट टाइम यू शुड वॉच योर फिल्म। मैंने फ़िल्म देखी, मुझे फ़िल्म तो बहुत, इट मूव्ड माई हार्ट, इट इज़ माई फर्स्ट फिल्म, लेकिन बहुत डर लग रहा था बिकॉज देयर वाज अ बिग एडिट टीम दैट हैड वर्कड ऑन द फिल्म। लेकिन डर लगने के बावजूद मैंने निकल के सर को बोला, हमारी इनिशियल हमने एक स्पेसिंग से फिल्म शुरू की थी, मैंने कहा नहीं सर, ये फिल्म हमको लीनियर शुरू करना पड़ेगा, हमको लड़की के जर्नी से ही शुरू करना पड़ेगा, नॉट वेयर शी हैज़ रीच टू कम बैक टू वेयर शी केम फ्रॉम। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ हाँ, थी। मेजर It वही changed. डायरेक्टर होता है, वही नई आँख होती है, और वो जुर्रत होती है, वो एक देखिए वो जुर्रत जो होती है, वो एक मासूमियत और जुर्रत का एक तालमेल है। तो हमने ना पेसिंग बहुत बच्चे जो जुर्रत से हैं, की नए है। जो लोग होते हैं, करेक्ट। उसमें वो जुर्रत होती है। और हम कहीं पर देखिए बाजार जो है ना, वो फियर पे ऑपरेट करता है, और जो एक आर्टिस्ट होता है एक्चुअली वो लव से ऑपरेट करता है, वो Right, उसका दिल right. भरा हुआ होता है, बिल्कुल तो सही। वो अपने दिल की बात कहना चाहता है। वो पहले रिस्पांस नहीं ढूंढता, वो बोलता दिल से मेरी बात निकली है, पहले मैं कह दूं, क्योंकि वो बिना कहे वो रह नहीं पाता। तो ये प्यास जो होती है ना, वक्त के साथ में कहीं आपके अंदर वो चली जाती है। इसलिए आज के दौर में मैं अपने आप में बिल्कुल इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ बिना इसके प्यास के, बिना इसके प्यास के। ये तो भैया ये प्यासा ही मरेगा क्योंकि ये कुछ ये ऐसा कुछ ये गिफ्ट भी है और ये एक शराब भी है कि आपको सुकून ही नहीं मिलता। मुझे ये बताइए कि एक तो जो अभी दौर चल रहा है, हर इतने मतलब कोविड के बाद से लोग कह रहे थे कि अरे यार, घूम फिर के एक ही बात आई कि फिल्में वर्क नहीं कर रही, बजट बजट बजट। भट्ट साहब की जो फिल्में थी हमेशा कंट्रोल बजट। हमारे जो सीनियर्स थे वो वॉर के टाइम पे जब शॉर्टेज ऑफ रॉ फिल्म होती थी, जैसे द गोल्डन ईरा ऑफ अपना हिंदी सिनेमा, जहाँ पर अपना फिल्म जो सेलुलॉइड था वो गोल्ड के बराबर था। तो ये एक सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन जो है चला गया है, उसके वजह से द बजट्स आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड आप बॉक्स ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जब आपकी फिल्म नहीं चलती है तो एक फेसलेस कोई कॉर्पोरेट का एक ढांचा होता है जो उसका बिल उठाता है। मगर हमारे यहाँ तो हमको एक एक टिकट बेचकर अपना रोजगार कमाना पड़ता था। क्या बात है, क्या और जितना आप खर्च करेंगे उसको कमा के वापस लाना ना, ऐसा थोड़ी कि आपको दे दिया है। तो ये दिस डिसिप्लिन एक मरतबा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इट वाज देयर, बट देन विद टाइम इट वेंट अवे। आप क्यों नहीं भटके उस रास्ते से? क्या होता है, गुर्बत में जब आपका सफ़र शुरू होता है ना, तो हमारी हालत तो ये है कि वो बोलते हैं कि सेंट पीटर जो थे, जब वो उन्होंने एक बहुत ही नेक फार्मर था, किसान था, तो नेक ज़िंदगी गुजार कर जब वो गया वहाँ पर हेवन में, तो उसने दरवाज़ा खोला, वाला वेलकम टू हेवन, तो कुछ चाहिए आपको? तो उसने झिझकते हुए कहा कि एक गर्म कप चाय मिल सकती है मुझे? तो बोला चाय मांग रहे हो, ये जन्नत है। बोलता नहीं, एक गर्म कप चाय दे दीजिए। तो हमारी कुछ हालत ये है कि हम तो ये बोलते सूखे में नाव चलाओ जी, सूखे में नाव चलाओ भैया, कि अगर आप आप बता दीजिए बजट कितना है, हम उसके अनुसार जो है फिल्म बना लेंगे, बात बशर्ते कहने के लिए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं सर, वो आपने कहा कि हमें जाके एक एक टिकट बेचना पड़ता था। करेक्ट। बट आज एक एक टिकट खरीदना पड़ रहा है। हाँ, ये दौर जो है ये इज इट रियली हैपनिंग सर? हाँ, सुना मैंने, ये कंफर्म्ड है कि ये एक श्राप है कि आप एक अपीयरेंसेस के दौर में आ गए हैं। कि हम, जैसे धर्म जी ने कहा था मुझे एक मरतबा, कमाल की बात कही थी उन्होंने मुझसे, कुछ साल पहले हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसे महेश अजीब दौर आ गया यार, लोग इसमें आजकल अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। हम वी वांट टू अपीयर कि वी हैव मेड अ सुपर हिट फिल्म, कि हमने सुपर हिट फिल्म बना दी है, हमने सुपर हिट हमारा, क्या धर्म जी ने बात तो की। हाँ, तो ये तो आप
आपको उस सच से मुंह फेरना ही नहीं चाहिए। जो बॉक्स ऑफिस आपको, वो ईश्वर की आवाज़ है कि आपने ये काम किया, उसका ये है भैया। अब वही आपकी बुनियाद है। अगर फिर उस पर अगर आप अपना दूसरा जो है क्रिएशन जो है शुरू नहीं करेंगे इस फैक्ट पे, तो फिर चुक जाओगे। हुम आर यू फूलिंग। ये राजश्री के जो राजबाबू थे, उन्होंने ये बात कही थी, मुझे याद है सारांश के टाइम पर, क्योंकि हम उस तहजीब से आते थे। उस ज़माने में क्या था, राज खोसला साहब जो थे, जी जी जी, वो उस दौर में क्या होता था कि पहले पिक्चर जो है पहले बम्बई में लगी, अलग-अलग शहर, बॉम्बे टेरिटरी, फिर दिल्ली में लिमिटेड रील्स होते थे, फिर बंगाल में लगे। तो क्या करते थे, मजबूरी में यहाँ पर प्रोड्यूसर कि यहाँ पर लगे कि पिक्चर हिट हो गई है, क्योंकि नहीं तो दिल्ली वाला भाग जाता था, बंगाल वाला भाग जाता था। तो गुर्बत में वो पैसे देकर आप बोलता था यार हाउसफुल करा। तो दो रास्ते मुझे याद है पिक्चर थी, वो शुरू में चली नहीं थी, तो हमको भेजा जाता, हम प्रोडक्शन में थे, तो हम टिकट जो है खरीदते थे जब बिकी नहीं है, खाली है, मगर टिकट खरीद लेते थे और जाके मरीन ड्राइव में फेंक देते थे पानी में। तो ये हम वहाँ से आए थे, तो जब सारांश लगी तो सारांश की तारीफ बहुत थी, मगर मेट्रो बहुत बड़ा हॉल था और भिवंडी के राइट्स चल रहे थे उस ज़माने में, तो वो हाउसफुल होने में कुछ सीटें बाकी थी। तो मैंने कहा राजबाबू हाउसफुल कर दीजिए ना। तो उन्होंने ऐसे देखा मुझे, कभी नहीं करना बोला। कल को पिक्चर राइस करेगी तो मालूम नहीं पड़ेगा कि राइस की है। वाह वाह, कमाल है राजबाबू। और अगर 5 साल बाद ये तुम झूठ आज जो बोल रहे हो, तुमको उस पर यकीन होना शुरू हो जाएगा कि उसमें हाउसफुल हुआ। क्या वाह वाह राजबाबू, देखिए ये राजबाबू की मरहूम उनकी आवाज़ है, मरहूम क्या इंसान कि ये किससे झूठ बोल रहे हैं हम भैया। आईना तोड़कर आप अपनी शक्ल ठीक नहीं कर सकते। सही बात, बस यही है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। वो जो दौर था वो कमाल का दौर था। मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं या सुनी हैं कि जो फिल्म मेकर्स थे वो एक दूसरे की फिल्में देखा करते थे और सलाह दिया करते थे और सच्चे दिल से दिया करते थे, जो अभी शायद ख़त्म हो गया है, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों या प्रोड्यूसर्स हों। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।